आज की क्लास में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होते क्या है। पहली बात, एक बात क्लियर कर लो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो 12th का पेपर हो या फिर जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर नीट के पेपर में पूछा ही जाता है। यानी एक क्वेश्चन फिक्स है नीट में, जेई मेंस में और जेई एडवांस में, और साथ ही साथ 12th में भी क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। 12th में जहाँ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वहाँ ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों। सब्जेक्टिव तो फिक्स है, लेकिन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन पर ईयर ऑन एवरेज रहता ही है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको है, पहले ये समझ लो। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। एक सॉल्यूशन आप लिक्विड का ले लें, आपने एक लिक्विड का सॉल्यूशन ले लिया, प्योर लिक्विड का, ठीक है। उसमें आप सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल को डाल दीजिए। सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल को आप डाल रहे हैं, वो कैसा सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल है, जो नॉन वोलेटाइल है। यानी एक प्योर लिक्विड का सॉल्यूशन है, उसमें आपने बाहर से मिला दिया सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल को, और उसके बाद जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, उस सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, रिमार्केबल प्रॉपर्टीज होते हैं कुछ, उसको आप मेजर कीजिए, और उस नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल का क्या इफेक्ट होता है उस सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज पे, इसी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आप सिंपली, अगर आपसे पूछा जाए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, डेफिनेशन ही पूछ देता है एग्जाम में 1 मार्क्स में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको है, तो आप सिंपली ये कहिएगा, लिखिएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depends upon number of solute particles, number of solute particles or solute molecules, and not upon the nature of solute molecules are called as colligative properties of solution। यानी ऐसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल के सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करे, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करे, ऐसे पार्टिकल को, ऐसे प्रॉपर्टीज को ही आप कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करे, उसके नेचर से उसको लेना देना नहीं हो, ऐसे ही प्रॉपर्टीज को आप कहते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बोर्ड पे डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसको यहाँ से जो आपने लिखा है उसको एक बार रिव्यू कर लें। आपने सुन के लिखा है, उसको रिव्यू कर लो, जल्दी से करें। हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट में लिखोगे, हेडिंग बनाओ टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसके कितने टाइप होते हैं, तो ध्यान में रखो इससे, इसके 4 टाइप्स होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर
RLVP, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? RLVP। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप शॉर्ट में इसको बोलते हो CP। क्या बोलते हो इसे? CP। जब भी CP में कहूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ना। RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट EBP, elevation in boiling point. Third one is the depression in freezing point, depression in freezing point, DFP. And fourth one is the osmotic pressure, osmotic pressure of solutions, OP, osmotic pressure of solutions। तो ये चार तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। पहला relative lowering of vapor pressure, second one is the elevation in boiling point, the third one is depression in freezing point, and the fourth is osmotic pressure of solutions। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लिख लीजिए इसको। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। ये क्लियर होगी? अब देखो आप एक बात समझ लो कि कोई यहाँ सोल्यूशन है, बात समझो, कोई लिक्विड का यहाँ पे सोल्यूशन है, ये वोलाटाइल लिक्विड है, सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, इस लिक्विड का सोल्यूशन, ठीक है। और इस लिक्विड का सोल्यूशन, जो ये लिक्विड का सोल्यूशन आपने लिया है, इसमें आप कुछ सॉलिड पार्टिकल डाल दिए जो नॉन वोलाटाइल है, यानी नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल आपने डाल दिया इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसमें जब आपने डाला तो एक नया सॉल्यूशन आपका यहाँ बन गया। ये डालने के बाद एक नया सॉल्यूशन आपने बना दिया, ठीक है। ये इसमें आप ये पार्टिकल आपने डाल दिए, ठीक है, ये पार्टिकल आपने डाल दिए, नया सॉल्यूशन यहाँ बन गया, ठीक है। पहले प्योर लिक्विड का सॉल्यूशन आपने लिया है, उसमें नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल आपने ऐड कर दिए, तो वो एक सेकंड सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो प्योर वोलाटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, इसके और इसका, इस दोनों का प्रॉपर्टीज आप रिलेटिवली देखेंगे। पहले तो आप अगर वेपर प्रेशर इसका मेजर करोगे, उसके बाद इसका वेपर प्रेशर मेजर करोगे, इसी तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, फिर फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार चीजें हम मेजर करके देखते हैं। पहले की प्योर लिक्विड का, जो प्योर लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं है, तब उसका वेपर प्रेशर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, और उसके बाद उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। अगर उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल मिला दिए, तब उसके बाद क्या डिफरेंसेज आए, किसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, यानी उसके वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस आया, उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आया, फिर उसके फ्रीजिंग पॉइंट में, और फिर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या डिफरेंस आया, ये हम देखेंगे। यही रिलेटिव स्टडी को आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिए हो, ठीक है। इसी रिलेटिव स्टडी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव और रिलेटिव स्टडी, क्लियर। अब देखो, जब कोई प्योर लिक्विड का सॉल्यूशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आप लोगों को, याद रखिएगा। जब भी कोई प्योर लिक्विड का आपने सॉल्यूशन लिया, किसी भी प्योर लिक्विड का आपने जब भी सॉल्यूशन ले लिया और उसमें नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल डाल रहे हैं, नॉन वोलाटाइल जो वेपर प्रेशर नहीं बनाए, जब नॉन वोलाटाइल आप सॉलिड पार्टिकल उसमें डालेंगे
तो क्या होगा, नाम से क्लियर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो जाएगी। लोअरिंग का क्या मतलब होता है, डिक्रीज होना, कमी आ जाएगी। यानी जब कभी भी किसी प्योर लिक्विड के सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल को आप मिला देंगे तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का प्योर लिक्विड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। देखो यहाँ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन की इंक्रीज हो जाएगी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेट करना मतलब इंक्रीज करना। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन की इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज होना, नीचे हो जाएगा, ठीक है, यानी कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बात तुम यहाँ से हेडिंग से याद रख सकते हो, बिल्कुल ये अच्छा टेक्निक है, ठीक है। याद रखना, जब भी किसी प्योर लिक्विड के सॉल्यूशन में तुम डालोगे नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल को, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, लिख लिया आपने? जो लोग नहीं लिखे हैं एक जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, और एक बहुत ही बढ़िया अब यहाँ बात आपको सीखना है, वो क्या है सो देख लीजिए। नोट में एक बात सीखना है। देखो आगे बढ़ने से पहले नीचे में एक नोट लिखो, ये क्वेश्चन आधा है, ठीक है। देखो अगर कोई पूछेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो आप बोलोगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, ठीक है। तो फिर क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप नोट में इस बात को स्पष्ट लिख लो। क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो वेपर प्रेशर कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो आप नोट में लिख लो वेपर प्रेशर is not colligative property, CP यानी colligative property, but relative lowering of vapor pressure is a colligative property, ऐसे ही boiling point is not a colligative property, but elevation in boiling point is colligative property। यानी बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब पहला हेडिंग बना दो, एक एक करके सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात और जान लेना जरूरी है। देखो दो तरह के सॉल्यूट होते हैं। सॉल्यूट दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऐसे सॉल्यूट को कहते हैं जो पानी में डालने के बाद यानी एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद ब्रेक हो जाते हैं। कैटायन में और एनायन में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड सॉल्यूट उनको कहा जाता है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड सॉल्यूट हम इसे कहते हैं जो पानी में डालने के बाद ब्रेक नहीं है, ठीक है। जैसे आप डालेंगे वैसे ही रहेगा। जैसे सैंड पार्टिकल,
अगर बालू के पार्टिकल को आप डालते हैं पानी में तो जाकर ब्रेक नहीं होता, ठीक है। यूरिया पार्टिकल ये जब जाता है तो ये ब्रेक नहीं होता, ये एक मॉलिक्यूल अगर है, अगर आपने जैसे डाल दिया 2 मोल यूरिया तो 2 मोल ही रहेगा, लेकिन अगर NaCl को आप डाल दीजिएगा, अगर 1 मोल NaCl डालिएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ये है इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, और यूरिया और सैंड पार्टिकल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पे अब हेडिंग बना दो स्टार देकर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस containing non-volatile and non-electrolyte solute particles। ऐसे सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कंटेन करता हो नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड पार्टिकल। क्लियर हो गया? इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पहला हेडिंग बना दो यहां पर, relative lowering of vapor pressure of solutions, RLVP, जिसे आप कहेंगे relative lowering of vapor pressure of solution, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी, और इसमें एक लाइन आप दे दें इधर एरो, और लिखिएगा लिखोगे व्हेन, इसमें लिखिएगा व्हेन नॉन volatile solutes are present in a solution, when non-volatile solutes are present in a solution, then the vapor pressure of solution decreases. Then the vapor pressure of solution decreases with respect to the vapor pressure of pure liquid solution, with respect to the vapor pressure of pure liquid solution। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे this decrease in vapor pressure of solution, this decrease in vapor pressure of solution is called as relative lowering of vapor pressure। यानी ऐसे सॉल्यूशन के केस में जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज किया? विथ रेस्पेक्ट टू प्योर लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसलिए किसी के रेस्पेक्ट में करता है, किसी के रिलेटिव में करता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी ऐसे केस में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है। क्लियर हो गया? और आपने पढ़ा है, देखिए आपने पढ़ा है पहले से एक रिलेशन आप जानते हो, यहाँ लिखोगे नीचे में एज वी हैव, ये हमने आपको पढ़ाया था पहले से भी। यहाँ देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात जब आ रही है, ये आपने पढ़ा है पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू एम इंटू एम ए बाई 1000। ये रिलेशन याद करो, इक्वेशन नंबर 8 जब हम पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास
लास्ट क्लास जब हम पढ़ रहे थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके पहले यानी सेकंड लास्ट क्लास, ठीक है, याद करो, उसमें ये रिलेशन आपको आया था P नॉट A माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू एम इंटू एम ए बाई 1000। ये आपने आज तक पढ़ा है, ठीक है, ये आप जानते हैं इससे पहले वाले क्लास, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप जानते हो P नॉट A क्या है? P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्यूशन। PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है। ये स्मॉल m क्या है? मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, याद करो, सेकेंड लास्ट क्लास याद करो, उसमें एक रिलेशन हमने लिखाया था मोलालिटी एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलालिटी, जाकर देखो, आपने फेयर किया होगा, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो m मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू ma बाई 1000। जो स्टूडेंट आज ये पहला लेक्चर देख रहे हैं, आप हमारा बाकी पीछे का लेक्चर जाकर देखो, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है लेक्चर, आप वहां से पढ़ ले, ये बताया हुआ है, ठीक है, वहीं से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, इसमें P नॉट A, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ P नॉट A, P नॉट A को, जो P नॉट A इस इक्वेशन में, हम इक्वेशन को फिर से यहाँ लिख देता हूँ, P नॉट A माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू m इंटू एम ए बाई 1000, यही इक्वेशन है ना। अब देखो यहाँ P नॉट A को अब हम यहाँ P नॉट कहेंगे, A अब नहीं कहेंगे, हम P नॉट ले लेते हैं इसको, ठीक है। P नॉट A यानी P नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्यूशन, PS, PS को यहाँ PS ही रख देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और कैसा सॉल्यूशन? कॉन्टेनिंग सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूशन आपने बनाया उसका वेपर प्रेशर PS, ठीक है। m आपको मालूम है, फिर भी मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, और यहां जो ये Ma है, Ma इसको मैं रिप्लेस करूंगा, यहां पर देखिए Ma क्या था? Ma था, याद कर कीजिए, मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको मैं M2 बोल देता हूं, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? M2, वहाँ Ma और Mb बोले थे, वहाँ Ma और Mb, यहाँ M1 M2 ले लेते हैं, इसी को M2 कहेंगे, ठीक है। M2 यानी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर हो गया? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट M2, क्लियर। अब इस इक्वेशन को जरा यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करें तो P नॉट A की जगह पर PA, P नॉट A की जगह पर सिर्फ P नॉट, ठीक है, माइनस PS बाई PS इक्वल टू, यहाँ पर देखो, m इंटू M2 बाई 1000 हो जाएगा, क्लियर हो गया? यही इक्वेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए यूज होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस टर्म P नॉट माइनस PS बाई PS इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हो इसको आप? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हो। P नॉट माइनस PS बाई PS, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम बात करें मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन का, यहां पर देखो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे देते हो आप? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर हो गया? W2 इन केजी। ये W2 क्या है मैं बता रहा हूँ। फिलहाल मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे देते हो आप? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। W2 क्या है? वेट है सॉल्वेंट का इन केजी। ये आप पढ़ चुके हो। इसी चैप्टर में मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था मोलारिटी के बारे में, ठीक है? सॉल्यूशन का लेक्चर 2 जाकर देखना, 2 या थर्ड, 2 और थर्ड आई थिंक, दोनों में 1 to 3 इन्हीं में से तीनों लेक्चर से मिलाकर मोलारिटी, नॉर्मलिटी और उससे पहले परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है? तो N by W2 इन केजी। क्लियर? W2 यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया रहता है तो यहाँ पर N into 1000 W2 इन ग्राम। क्लियर? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, आप जानते हो ये है नंबर ऑफ N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज N, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? अब N इक्वल टू W1 by M1 यानी गिवन वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट है, और M1 ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है? इसमें किसी को दिक्कत कोई? देख लो आप, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, ठीक है? अब जरा देखो इस M का वैल्यू, अब यहाँ पर देखो, अगर M का वैल्यू हम लिखना चाहें यहां से N इक्वल टू W1 by M1, तो क्या लिख सकते हैं? W1 into 1000, ठीक है, by M1 into W2 in ग्राम। क्लियर हो गया? यानी जब वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया रहे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं मोलालिटी इक्वल टू दिस। आप देख लीजिए, ठीक है? देख लो आप, एकदम क्लियर कट लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है? अगर वेट ऑफ, देखो यहां पे क्लियर हो गया? जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया आपने? ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब चलो देखो, अब इस मोलालिटी का वैल्यू देखो, ये मोलालिटी इक्वल टू दिस, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ये मोल कंसेप्ट से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। W1 M1 W2 M2 मैं फिर से एक बार लिख दूंगा क्या है, लेकिन फिलहाल आप ये जानते हैं, ठीक है? अब ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, दिस, ये फार्मूला हम सब क्यों बता रहे हैं आपको, एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं, क्योंकि इसको आप पुट करेंगे वैल्यू। अब देखो आप, अब इस फार्मूला में, यानी इस फार्मूला में अगर मोलालिटी का वैल्यू तुम रख दो, मोलालिटी का वैल्यू अगर रख दो यहाँ, तो यहाँ पर देखो P0 माइनस PS बाई PS इक्वल टू, मोलालिटी का वैल्यू आप रखो यहाँ पे W1 into 1000 बाई M1 into W2, ठीक है, इनटू यहाँ पर देखो M2 बाई 1000। अब देखो यहाँ 1000 T कट जाएगा, बचेगा क्या? P0 माइनस PS बाई PS इक्वल टू यहाँ पे W1 बाई W2 इंटू M2 बाई M1। देखो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा और हमेशा याद रखना है। क्लियर हो गया? क्लियर? यहाँ देखो, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नोटेशन का मतलब, यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला में
ये फॉर्मूला याद रखो और ये फॉर्मूला तो हमेशा याद रखो। तो देखो इस फॉर्मूला में W1 क्या है, W1 वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट तुम्हें दिया रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट, M1 मोलिक्यूलर मास या मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हारा जनरली क्वेश्चन किस तरह का आएगा, क्वेश्चन जो आता है उसमें इन सभी का वैल्यू दिया रहता है, P नॉट का दिया रहता है वैल्यू, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया रहेगा, ये PS का वैल्यू दिया रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। W1 W2 ये दिया रहता है, इसमें जनरली M1 का वैल्यू पूछेगा, कर देगा एक सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन का सिचुएशन समझो, एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि एक लिक्विड है, लिक्विड में आपने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल को डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल को आपने सॉल्यूशन में डाल दिया, उसके बाद उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इतना हो जा रहा है, यानी डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है, वो भी दिया रहेगा। तो आप बताएं, सॉल्वेंट का भी वेट दिया रहेगा कि इतना ग्राम सॉल्वेंट है, तो आप बताएं मोलिकुलर वेट उस सॉलिड पार्टिकल का क्या होगा, नॉन वोलेटाइल जो सॉलिड पार्टिकल आपने डाला है उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, यानी M1 निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। जनरली 99% क्वेश्चन में ही M1 निकालने के लिए आता है। बात समझ में आ गई, ये याद रखना। क्लियर हो गया। देखो वीडियो जो तुम्हारा अपलोड होगा वो 33 मिनट का हो रहा है, तुम जानते हो टेक्निकली 33 मिनट का अपने आप ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हम 33 मिनट का ही अभी लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर लगातार चलता है 1.5-2 घंटे का, ठीक है, लेकिन 33 मिनट करके वीडियो अपलोड होता है, ये टेक्निकली ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लोग पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ वीडियोस जो आएगा वो देखना, तब जाकर आपका कंसेप्ट ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, अभी तुरंत इस पर न्यूमेरिकल हम करेंगे, जल्दी लिखिए।